नाउ हमें यहाँ पता चलता है कि हम उसने कम से कम 25 पीसेस तरीके की जो है मेनली मोनार्क्स हैं, जो मोनार्क्स होते हैं जो जिसे हम कहते हैं ना रानी तितली, तो मोनार्क्स उसमें रानी तितली आ जाते हैं। व्हाइट एंड सल्फर्स उन पे ना वाइट कलर के विंग्स पे सल्फर यानी येलो कलर के थोड़े से वो हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं। अब ब्रश फुटेड हाइड्रेट में बटरफ्लाइज में होता है कि जो ब्रशेस टाइप में आपने कभी देखा होगा रुएं टाइप से, यू कैन से एक पैरों पे ना अलग अलग से बहुत सारी फर्स सी हो जाती हैं, तो उस उन बटरफ्लाइज को ब्रश फुटेड कहते हैं। उनके कम से कम 6 पैर होते हैं। सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टू द लेसन हियर वी कम टू नो द प्रोबेबली वुड बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। ये शायद मुझे लग रहा था कि मेरी एंड है बटरफ्लाई की कलेक्टिंग की, शायद इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ही सेड, ये किसने कहा? रिचर्ड ने कहा। बट देन माई मदर गॉट अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब मेरी माँ ने चिल्ड्रन बुक यानी कि एक चिल्ड्रंस बच्चों के लिए एक बुक आती है, चिल्ड्रन ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क कौन थे? अभी हम पढ़ के आए थे, मोनार्क थी तितलियाँ। सो ये उसकी 10th एडिशन थी, तो अब इस बुक को मेरी माँ ने मुझे खरीद कर ला के दिया। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क्स और बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इससे मुझे और ज़्यादा जानने को मिला कि जैसे को मोनार्क्स होती है, जो रानी तितलियाँ होती हैं, और किस तरीके से जगह से जगह मतलब माइग्रेट होती हैं सेंट्रल अमेरिका को। ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू द ईगर यंगर कलेक्टर। अब मैं इतना छोटा यंगर कलेक्टर था, यानी चीज़ों को इकट्ठा करने वाला एक ऐसा बच्चा था। इस बुक ने मेरे लिए साइंस के और भी क्यूरियोसिटी वाले द्वार खोल दिए। नाउ एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। अब जो कुछ ये ऐसी बुक थी जिसके पीछे ना एक तरीके का इनविटेशन दिया गया था कि जो भी रीडर्स इसमें थोड़ा ज़्यादा बटरफ्लाइज की स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, माइग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? देखिए, दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर द रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक उर्गुआर्ड। अब क्या था कि यहाँ जो इनविटेशन दिया गया था वो फ्रेडरिक उर्गुआर्ड ने दिया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में और कनाडा में यू कैन से प्रोफेसर थे। सो उन्होंने लास्ट में पूछा था कि उन्होंने कहा था बल्कि कि आप बटरफ्लाइज को टैग करो। टैग करने का मतलब होता है कि आपको एक छोटा सा स्टिकर होता है, आपको उसको उसके जो नीचे वाला विंग्स होता है तो उसमें चिपकाना होता है, और वो उनको फ्लाई करने देता है। अब जैसे वो इतना लाइट वेट होता है, वो फ्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं देता। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये आपको उस टैग पे लिखना होता है कि कहाँ से उड़ी है, कैसे है, तो उस टैग से हमें जहाँ जिसको भी नेक्स्ट टाइम वो तितलियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये बटरफ्लाई कहाँ से आई है। सो ये ई ब्राइड्स मदर रोड टू डॉक्टर रुआर्ट एंड सोन ई ब्राइड वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। अब ए ब्राइट ने की मदर ने डॉक्टर को हार्ट को क्या लिखा है कि लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एब्राइट के बारे में बताया कि वो अब अटैच कर रहा है लाइट एडहेसिव टैग्स जिन पर विंग्स ऑफ मोनार्क्स पर। एनीवन हु फाउंड इट टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द डॉक्टर टैग टू उर्कुहार्ड। अब किसी को भी अगर वो मिलती तो उस टैग पे ये भी लिखा हुआ था कि इसको कहाँ भेजे? टैग टू डॉक्टर उर्कुहार्ड। अब डॉक्टर उर्कुहार्ड तक भेजना है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंडिंग अराउंड रीडिंग्स लास्ट 6 वीक्स इन लेट समम। अब उन्होंने जो कलेक्ट की थी पिछले सीजन में 6 वीक्स में, जो हम पिछले टेबल देख चुके हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वुडंट कैच वेरी मैनी। अब उन्होंने जो 25 पीसेस जो भी थी टैग किए थे, उन्होंने जो उड़ाई हम, तो आप अगर उन्हें एक के बाद एक करके उनका पीछा करना चाहोगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, राइट? और आप कितनों को कैच कर पाएंगे? थोड़े सौ को, यानी कि थोड़े से ही बटरफ्लाइज जो होंगे वो आपको मिलेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइड वॉज टू रेज ए फॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था रिचर्ड के लिए? कि उनको झुंड पैदा करना था बटरफ्लाइज का। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क। उनको जो फीमेल मोनार्क है, यानी कि जो रानी तितली होती है, उसको कैच करना है, उसके एग्स लेने हैं, उनको रेस करना है बेसमेंट में, और उनकी साइकिल को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा बनते हैं, और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई बनते हैं। यानी 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी बटरफ्लाई को बनने की। फर्स्ट इज एग, देन इट विल मेक इट सेल्फ द कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। तब उसने सोचा कि इस प्रोसीजर से जाने के बाद वो उनकी विंग्स को अटैक कर देगा, उनको जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स ही बेसमेंट वॉज होम
ऑफ थाउजेंड मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बहुत सारे ऐसे मोनार्क थे उसके बेसमेंट में। बेसमेंट क्या होता है? घर का एक निचला हिस्सा जहाँ पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, राइट। तो वहाँ पर उसने अपने तितलियों के लिए जगह बनाई हुई थी। वहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस, यानी डिफरेंट स्टेज मतलब किसी कोई कैटरपिलर था, कोई प्यूपा था, कोई अडल्ट बटरफ्लाई थी, कोई एग्स में ही था। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो इस तरीके से उसने नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट की इन 6 वीक्स में। तो उनकी सबसे ज़्यादा जो कलेक्टेड बटरफ्लाइज थी, यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा बायोग्राफ किसका ऊंचा जा रहा है? ब्रश फुटेड का। फिर जा रहा है गोसैमो विंग्ड का, एंड देन जा रहा है वाइट एंड सल्फर, देन वुड एंड निम्स स्टार। और मोनार्क एंड स्टाउट ये दोनों एक ही नंबर पे हैं, यानी कि इनकी नंबर ऑफ कलेक्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब उसका ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो टैग करे फिर उन्हें पकड़े, ये बहुत थकाने वाला काम है, राइट। क्योंकि इसका कोई फीडबैक मिल ही नहीं रहा था इब्राइट को। इन ऑल टाइम आई डिड इट, मैं हमेशा इसको काम करता रहता। ही लाइव्ड सो, अब हंस रहा है वो। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। इतने सारे बटरफ्लाइज में से मैं सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज को पकड़ पाता। यानी कि वो सोच रहा है कि अब ये कितना थकाने वाला काम है। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मिल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। वो 75 मिल्स तक ही जा पाती थी वो, उसके आगे तो वो जा ही नहीं पाती थी। नाउ हियर वी हैव सम राइड एंड फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर रेज अबाउट दैट व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। ये हमें पता लगाने हैं। अब नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें आगे पता चलेंगे। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेक ऑफ द साइंटिस्ट। अब ऐसे सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें आगे पता चलेंगे। लेट गो फॉर द लेसन। आगे कहता है देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। अब वो जब 7th ग्रेड में था तो उसको सबसे पहली चीज़ जो पता चली थी वो था कि रियल साइंस क्या होती है। जब वो काउंटी फेयर में गया, यानी कि अपने ही आसपास का एक साइंस फेयर लगा हुआ था, उसमें उसने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन वो हार गया। अब इस हार से उसको पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर। वहाँ ऐसे ही बैठे रहना एक बहुत बुरी फीलिंग थी। नॉट गेटिंग एनीथिंग वेल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। जब किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, वहाँ हमारे रिचर्ड को कुछ भी नहीं मिल रहा था उस साइंस फेयर में, तो ये बहुत बड़ी बुरी फीलिंग थी उसके लिए। हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। उसकी एंट्री हुई थी फ्रॉग टिश्यूज के स्लाइड से, विच ही शोड अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज़ें दिखाई थी। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। अब उसने रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया था, ना कि सीधा जाके दिखा दिया कि ये चीज़ ये है। हमें दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाए हैं। अब यहाँ उसको पता चल गया कि रियल एक्सपेरिमेंट्स होते क्या है, रियल साइंस होती क्या है। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और वो कहता है कि एक मेरे अंदर फिर भी एक स्पिरिट जलती रही। रिचर्ड इब्राइट को आगे ले जाती रही वो। और वो जानता है कि अगले साल वो इस फेयर में ज़रूर आएगा और एक रियल एक्सपेरिमेंट करेगा, ही said, उसने कहा। The subject I knew most about was the insect work I would be डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। जो इतने सालों से मैं किसी इंसेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास एक सब्जेक्ट भी है जिस पर मैं रियल एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। सो ही रोड टू डॉक्टर उर्कुहार्ट फॉर आइडियाज़। उसने डॉक्टर उर्कुहार्ट से आइडियाज़ के लिए लेटर लिखा कि वो किस तरीके से रियल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर सकता है। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस और फॉर एक्सपेरिमेंट्स। उसको वापस से में क्या मिला? बहुत सारे सजेशंस मिले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के सजेशंस मिले। Those kept Ebright busy all through high schools and led to prize project in country and international science fair। अब इन्हीं प्रोजेक्ट्स को करके वो प्राइज भी जीता काउंटी फेयर में, इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए भी उसको टिकट मिल गई। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट, अब वो 8वीं क्लास में है। Ebright tried to find the cause of the viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years। अब उसको जो न्यू प्रोजेक्ट था उसमें उसने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या समझी कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा कि किस तरीके से मोनार्क कैटरपिलर जो हैं पिछले कुछ सालों में उनको कौन सी डिजीज़ है जो उनकी हत्या कर रही है, यानी किस डिजीज़ से वो कम होते जा रहे हैं, मर रहे हैं। ए ब्राइट तो द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। अब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या लगी कि वो डिजीज़ जो है फैल रही है बीटल से। बीटल आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर का
इंसेक्ट होता है जो गोलियाँ यानी कि रेत की गोलियाँ बनाकर चलता है। सो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से बीटल्स कैटरपिलर को अफेक्ट करते हैं, तो दोनों को इन्होंने साथ रखा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला कि जैसे बीटल की वजह से तितलियाँ जो है वो मरती हैं। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, मैं आगे पहुंचा, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। मैं इससे भी आगे गया और मैंने कहा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मैं यू कैन से मैं जीत गया इस एक्सपेरिमेंट में। द नेक्स्ट ईयर दिस साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी। पहला जो रियल एक्सपेरिमेंट था वो यही था कि उसने बीटल्स को और कैटरपिलर को साथ में रख के एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो पता लगा सके कि किस तरीके से जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो पिछले कई वायरल डिजीज से मर रही हैं। बट उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट वो फिर भी जीता क्योंकि उसने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट ईयर उसके साइंस फेयर प्रोजेक्ट में उसने एक टेस्ट किया एक थ्योरी को, दैट वॉइस रॉय यानी कि जो मोनार्क वॉइस रॉय की कॉपी होती हैं, तो उनकी उसके ऊपर उसने एक थ्योरी टेस्ट की। जो थ्योरी थी वो थी दैट वॉइस रॉय लुक्स लाइक मोनार्क। जो वॉइस रॉय हैं वो मोनार्क की तरह लुक मतलब ये कैसे दिखाई देते हैं। जो यहाँ पहली बटरफ्लाई है इस पिक्चर में वो है मोनार्क, और जो वॉइस रॉय है, तो एक दूसरे की तरह दिखती हैं ये सारी चीज़ें। अब इसको क्या करना था कि मोनार्क्स जो हैं, द थ्योरी वाज द दैट द वॉइस रॉय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डज नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब जो वॉइस रॉय जो है वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, लेकिन मोनार्क का जो टेस्ट है जो बर्ड्स खाते हैं उनको, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं करती हैं, बल्कि जो वॉइस रॉय होती है वो बहुत अच्छा टेस्ट करती है, यानी बहुत स्वादिष्ट होती हैं पक्षियों के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, बल्कि भले ही वो मोनार्क की तरह दिखती है, द लेस लाइकली दे आर टू बी बर्ड्स डिनर। बट मोनार्क क्या है, पक्षियों का डिनर नहीं बनती है। डिनर कौन बनता है, दिस इज वॉइस रॉय। सो हियर ए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी, अब वो जो ए ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो था ये देख पाना इन फैक्ट वास्तव में बर्ड वुड ईट मोनार्क, कि मोनार्क को खाते हैं या नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट इज स्टारलिंग would not eat ordinary birds, bird food. It would eat all the monarchs it would get. अब उनको पता चला कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाते हैं। एंड आफ्टर दैट ई ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइस रॉय प्रोबेबली टू द कॉपी ऑफ मोनार्क। उसने इसी बात पर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से वॉइस रॉय जो है वो मोनार्क की कॉपी है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले जूलॉजी डिवीजन में प्लेस किया गया था, एंड देन थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। और इसको जो थर्ड ओवरऑल प्राइज मिला था वो कंट्री साइंस काउंटी साइंस फेयर में ही उसको मिला था। सो हमें पता चलता है जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो जूलॉजी में तो फर्स्ट आया था, लेकिन जो काउंटी साइंस फेयर में था वो थर्ड आया था। In his second year of the high school, Richard E. Bright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. अब जो सेकंड ईयर आया उसका हाई स्कूल का, अब उसने पता लगाया एक रिसर्च के द्वारा कि किस तरीके से इंसेक्ट में जो हार्मोन है उनकी जो गतिविधियाँ वो कैसे होती हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है। इनडायरेक्टली इट लीड्स टू द हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स। ये सिर्फ अननोन फैक्ट्स जानना ही नहीं था हार्मोन्स के बारे में कि किस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं उनको अलग अलग रूप रंग और इनके से पैटर्न्स मिलते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये एक न्यू थ्योरी थी उसकी कि सेल्स किस तरीके से काम करते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। जो क्वेश्चन ढूंढना चाहता था वो तो सिंपल था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। आपने देखा होगा कि कई बार मोनार्क प्यूपा यानी कि मोनार्क जो तितली होती है उस पर 12 छोटे छोटे छिद्र होते हैं गोल्डन कलर के, तो उसका क्या काम होता है। एवरीवन अज्यूम दैट स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सबको लगता था कि जो स्पॉट्स हैं भगवान ने इनको सजाने के लिए दिए हैं। ये बात इब्राइट का कहना है कि लोग ऐसा मानते हैं, बट डॉक्टर उर्कुहार्ट इस बात में बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब इस आंसर को जानने के लिए इब्राइट और उसका ही एक साथी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर यानी कि उसके नीचे बटरफ्लाइज के इन्हीं गोल्डन स्पॉट्स को रख के ये देखते हैं कि किस तरीके से ये बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट में काम आते हैं, राइट।
सो द प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। अब इस बार काउंटी फेयर में वो फर्स्ट आ जाता है अपने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। एंड एंट्री इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब उसको किस चीज़ में एंट्री मिल जाती है? इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी। वहाँ जूलॉजी के लिए उसको थर्ड प्राइज मिलता है। ही गॉट ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। अब उसे फर्दर जो है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पर इंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स की स्टडी होती है उस लेबोरेटरी में। फिर इसके बाद जब वो एज ए हाई स्कूल जूनियर, जैसे वो जूनियर था हाई स्कूल में, रिचर्ड ए ब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपम। अब जो रिचर्ड था वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता है कि वो किस तरीके से मोनार्क प्यूपा के जो सेल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। दैट फर्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट won फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क ऑन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। अब वो फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी फर्स्ट प्लेस हासिल करता है और उसको मौका मिलता है लेबोरेटरी में काम करने का, आगे रिसर्च करने का। इन हिज सीनियर ईयर्स ही वेंट ए स्टेप फर्दर। जब वो हाई स्कूल के नेक्स्ट ईयर में आया तो सीनियर बनकर आया तो उसमें कुछ अलग स्टेप्स लिए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड showed that the cells would divide and develop into normal butterflies wing scale only if they were fed and hormone from the gold spots। यहाँ उसने अपने जो मोनार्क्स थे उसके जो सेल थे वो उगाए। इट मीन्स उन्हें ग्रू किया। और मोनार्क के जो विंग्स थे उनके कल्चर शो करते हैं कि किस तरीके से उनके जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, जो उन पे स्पॉट्स हैं, स्केल्स हैं, यानी स्केल मतलब जो लाइंस हैं, वो किस तरीके से गोल्डन स्पॉट से हार्मोन जो है वो लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को लाइफ लॉन्ग बनाती हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अब जूलॉजी में इसको एक इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब इसके बाद उसको समर में आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद उसको आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये डिपार्टमेंट कहाँ था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब उसी समर में उसको एक एज ए फ्रेशमैन हायर किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ए ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन एब्राइट जो है वो वापस आ गया किस लेबोरेटरी में? एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और उसने और काम किया कि किस तरीके से जो गोल्ड स्पॉट मोनार्क पर होते हैं वो उसके हार्मोन को चेंजेस करते हैं, फिर हार्मोन की वजह से बनते हैं। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। उसने जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में थे उनको यूज़ किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उसको हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर उसने पता लगा लिया। A year and a half later, during his junior year, Eve Wright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of the hormone. उसने 1.5 साल के बाद उसके जो जूनियर ईयर्स थे किसमें यू कैन से कॉलेज में, यूब्राइट को एक आइडिया आया कि उसकी थ्योरी ऑफ सेल्स के बारे में। वो ये था कि वो उनका एक्सरे करके देखता है कि किस तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का काम करता है। When he saw these photos, Bright did not shout। जब उसने उस फोटोज को देखा तो उसने शाउट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा इरेका मतलब होता है जब भी आप कुछ नया इन्वेंट करते हो या कुछ नया पाते हो जिंदगी में तो इरेका हो जाता है, मिरेकल हो जाता है। और इवन आई हैव गॉट इट, मैंने इसको पा लिया, ये भी उसने नहीं कहा। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photo gave him the answer to one of the biology's puzzle। ये इस फोटो ने उसके बायोलॉजी की सबसे बड़ी पजल को वो सॉल्व कर दिया था, जो वो आज तक हार्मोन्स के बारे में जानना चाहता था। हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि किस तरीके से एक सेल है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकती हैं। और डीएनए क्या होता है? डीएनए वो सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस की सेल में, सेल के न्यूक्लियस में कंट्रोल करता है वो हमारी हेरिडिटी को, कि हम किस तरीके से पैदा होंगे, कैसे होंगे, हमारा कलर क्या होगा, कितने लंबे जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन डीएनए। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। अब इस फोटो ने इस बारे में क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से सेल काम करती है। दिस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर द लाइफ। अब इसने करेक्ट कर लिया था कि डीएनए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है लाइफ के लिए। इफ ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स जेम्स आर रॉन्ग,
यहाँ पर इब्राइट और उसका एक कॉलेज रूममेट था जिसका नाम था जे.आर. वोंग। सो जो वोंग था, दोनों ने दिन रात काम किया, उन पिक्चर्स को ड्रॉ किया, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और उनको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। टुगेदर दे लेटर वोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। अब उन्होंने एक पेपर वो सारी थ्योरी लिखी जो उन्होंने पहचानी थी ये सब करने के बाद। Surprising no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honor. अब ये जानने में काफ़ी हैरानी नहीं हुई कि रिचर्ड ए ब्राइट को ग्रेजुएशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बिगेस्ट ऑनर से नवाजा गया था। दैट इज सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। वो सेकंड आया था अपनी पूरी क्लास में 1510 बच्चों में। ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब उसको कहाँ भेज दिया गया? उसके बाद उसको चांस मिला कि वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च करके आए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि वो अपनी थ्योरीज जो है सेल्स ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं उन पर वो थ्योरी को एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाए। द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट। अगर उसकी थ्योरी प्रूव करेक्ट प्रूव होती है यानी सही साबित होती है, देन इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ की, चाहे वो मोनाक्स की हो, चाहे बटरफ्लाइज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे इंसानों की ही लाइफ हो, उसके प्रोसेस को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर द प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैंसर हैं, अदर डिजीज़ हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ द पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरसिटी। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि ई ब्राइट ने साइंस में अपनी क्यूरसिटी दिखाई। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about his cell life. उसने अपने स्कूल रिसर्च में पर्पस में ये चीज़ दिखाई कि किस तरीके से मोनार्क प्यूपा लीड करती है उसकी थ्योरी को जो सेल लाइफ पे डिपेंड करती है। सो यहाँ रिचार्ड E. Bright has been interested in science where he first began collecting butterflies. पहले तो उसने कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करता है, बट नो सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। अब उसने अपने लिए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, ना कि दूसरे जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ के लिए। नाउ ए ब्राइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर। अब उसको डिबेट करने का चैम्पियनशिप भी हासिल हो चुका था क्योंकि वो अच्छा बोल सकता था, पब्लिक स्पीकर अच्छा था, एक गुड कनोइस था जो नौका अच्छे से चलाता था, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, एक बाहर की गतिविधियों में एक निपुण व्यक्ति हम इसे कह सकते हैं, वो बन चुका था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ द नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। स्पेशली वो फोटोग्राफर था एक पर्टिकुलर नेचर का और साइंटिफिक एग्जिबिट्स का। इन द हाई स्कूल रिचार्ड वॉज अ स्ट्रेट सडन स्टूडेंट। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट था बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उसके लिए लर्निंग बहुत ईजी थी। ही टर्न्ड लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। वो यू कैन से मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में डिबेटिंग करने के लिए भी जाया करता था, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं थी, बहुत सारी क्वालिटी थी। ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर रिचर्ड वेरर। अब उसको कुछ एक इंसान मिला, एक उसका फ्रेंड मिला जो उसको यू कैन से उसका ये सोशल स्टडी का टीचर था, जो एडवाइज़र भी था, जो उसके क्लब में ही काम कर मतलब यू कैन से डिबेट करता था। उसका नाम था रिचर्ड ए वेरर। अब इस मिस्टर वेरर ने एक परफेक्ट पर्सन था उसके लिए क्योंकि उसने ही उसके न्यू आइडियाज़ का द्वार खोला था, ऐसा इब्राइट कहते हैं। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम करता है। वट प्लीज मी वॉज, जो सबसे ज़्यादा प्लीज़ करती है, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all the researches with butterflies and his other interest। उसके सारे एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी वो सिर्फ 3 से 4 घंटे डिबेट यानी रिसर्च डिबेट पे वो अपना काम करता था, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। रिचार्ड वॉज कंपिटेटिव, उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना है, मिस्टर वेरर कंटिन्यू, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन वो एक बैड सेंस में नहीं है, उसने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, विनिंग प्राइज टू गेट अ यू कैन से विनिंग फॉर टू गेट अ प्राइज। वो जीतने के लिए नहीं जीतता था, वो कुछ सीखने के लिए जीतता था, एक प्राइज़ के लिए नहीं जीतता था, वो कुछ सीखने के लिए जीतता था। रेदर बल्कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए कि वो उससे ज़्यादा अच्छा करना चाहता था, इसलिए वो जीतता था।
फॉर द राइट यू कैन से रीजन्स ही वांट टू बी द बेस्ट। अगर मैं सीधे सीधे रीजन्स में बात करूँ तो वो सबसे अच्छा करना चाहता था, सबसे बेस्ट बनना चाहता था। यही कारण है कि वो जीतना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही चीज़ होती है जो एक साइंटिस्ट बनने में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कि आप जीतने के लिए ना जीतो, बल्कि आप कुछ फर्स्ट पोजीशन हासिल ना करने के लिए, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए जीतो। दैट इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट टू मेक इन द साइंटिस्ट। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। उसने अपना फर्स्ट रेट माइंड यूज़ किया, ऐड कर उसमें क्यूरियोसिटी ऐड की, उसमें सारी चीज़ें मिक्स की जो उसे जीतने का राइट रीज़न बताती हैं। देन इवराइट हैज़ दिस क्वालिटी, इवराइट में सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम टाइम द बुक, जो उसको बुक मिली थी ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th, जिसने उसके लिए साइंस का द्वार खोला था, तब से लेकर अब तक रिचर्ड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। आज तक उसने कोई भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोई है। नाउ वी विल कम टू नो हियर सम ऑफ द ग्लॉसरीज। ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को करना सीखा, कैसे उसने सेल्स थ्योरीज को डेवलप किया, उसके अंदर कौन सी क्यूरियोसिटीज़ आई, कौन से सेक्रीफाइस उसने किए। सो यहाँ ग्लोसरीज हैं, Dhali, Count Starling, and you can say entomology and Eureka and canoeist. So it is a kind of that thing you have to write down in your phone fair notebook. Here we have some of the think about it and think about it next. You have to do all these things and reading suggestions in your fair notebook. I hope this has been clear to you. And you have to do all these questions, and you can take the help from net it out. But you can also, if feel any kind of difficulties, then you can ask me anytime at anything. Thank you so much. We will meet in the next video and with the next topic. Thank you.